नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज से संबंधित टोटल 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी छत्रपति संभाजी महाराज से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने छत्रपति संभाजी महाराज के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक के कुल जितने सारे घटनाएं हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है। आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आने वाले हर एक प्रश्न को अच्छे से समझ कर पढ़कर उसके उत्तर को याद करते चलिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर पहला सवाल है दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा 14 मई 1657 ईस्वी को। याद रखेंगे आप लोग, 14 मई सन 1657 ईस्वी में ही छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 14 मई 1657। 14 मई 1657 ईस्वी को भारत भूमि के इस धरा पर इस महान पुरुष का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है, संभाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। अब आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि संभाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। रायगढ़ किला में, पुरंदर किला में, शिवनेरी किला में या सिंहगढ़ के किला में। संभाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बाबू महाराष्ट्र के पुणे के पुरंदर किला में। कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला के पुरंदर किला में ही संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। आप सभी याद रखेंगे, भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला के पुरंदर किला में संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संभाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि आप लोगों को उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर संभाजी महाराज ने जन्म लिया था। तो बाबू स्थान है क्या, तो पुरंदर किला। आप लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला के पुरंदर किला में ही संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अगला जो सवाल है इसमें पूछा गया है, संभाजी महाराज के पिता कौन थे। आप लोगों को इनके पिता का नाम बताना है। तो बाबू आप सभी जानते होंगे कि संभाजी महाराज के पिता का नाम क्या था। संभाजी महाराज के पिता का नाम था शिवाजी महाराज। क्या नाम था, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के पुत्र कौन थे, तो संभाजी महाराज। शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र कौन थे, तो संभाजी महाराज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, शिवाजी महाराज ही संभाजी महाराज के पिता थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था, तो आप लोग क्या बताएंगे, शिवाजी महाराज के पिता का जो नाम था वो था साहेजी महाराज। क्या नाम था, साहेजी महाराज। आप लोग याद रखेंगे, शिवाजी महाराज के पिता का नाम था साहेजी महाराज और इनके माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था, जीजाबाई। संभाजी महाराज के दादी का नाम हो जाएगा जीजाबाई और शिवाजी महाराज के माता का नाम हो जाएगा जीजाबाई और इनके पिता का नाम हो जाएगा साहेजी। ठीक है, साहेजी महाराज। आप लोग याद रखेंगे। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है इस पर आते हैं। साहू जी जो आप महाराज देख रहे हैं बाबू, यहाँ पर जो आप साहू जी महाराज देख रहे हैं यह कौन थे? यह संभाजी महाराज के पुत्र थे, संभाजी महाराज के अगला उत्तराधिकारी थे। तो बाबू अगर क्वेश्चन आएगा कि संभाजी महाराज के पुत्र का नाम क्या था, तो आप लोग साहू जी महाराज बताइएगा, ठीक है। साहू जी महाराज ही संभाजी महाराज के पुत्र थे, तो हमारा राइट आंसर साहू जी महाराज होगा। अगला जो सवाल है 4 नंबर, इसमें कहा गया है संभाजी महाराज की माता का नाम क्या था? संभाजी महाराज की माता का नाम क्या था? तो सही आंसर यहाँ पर होगा सईबाई, बिल्कुल भी जीजाबाई नहीं। जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई संभाजी महाराज की दादी थी। जीजाबाई ने ही संभाजी महाराज को पाला था। संभाजी महाराज के माता के निधन के बाद बाबू संभाजी महाराज की जो माता होती है सईबाई, उनका निधन हो जाता है संभाजी महाराज के 2.5 वर्ष के उम्र में। जब संभाजी महाराज 2-2.5 वर्ष के होते हैं, 2 या 2.5 वर्ष के होते हैं, तो उसी समय बाबू इनके माँ का निधन हो जाता है, यानी कि सईबाई का निधन हो जाता है। माँ के निधन हो जाने के बाद संभाजी महाराज का जो पालन पोषण होता है वो होता है जीजाबाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जीजाबाई के नेतृत्व में। यानी कि संभाजी महाराज का पालन पोषण कौन करती हैं? तो बाबू उनकी दादी, यानी कि शिवाजी महाराज के माता। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि संभाजी महाराज की माता का नाम क्या था? तो आप लोग बताएंगे सईबाई, ठीक है। संभाजी महाराज की माता का जो नाम था वो था सईबाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। यशुबाई कौन थी? यशुबाई बाबू संभाजी महाराज की धर्म पत्नी थी। संभाजी महाराज की धर्म पत्नी का नाम क्या था? तो यशुबाई। जीजाबाई कौन थी? तो संभाजी महाराज की दादी। बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बाबू सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगला सवाल है, जब संभाजी महाराज की आयु 2.5 वर्ष की थी तब किसका निधन हुआ था? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, जब संभाजी महाराज जन्म लिए थे और इनकी आयु जब 2.5 वर्ष की थी तो बाबू उसी समय इनके माता जी का निधन हो गया था। किस माता जी का? तो बाबू संभाजी के महाराज के माता जी का, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नामे दे चुका है, ठीक है। संभाजी महाराज के माता का जो नाम है वही यहाँ पर दे दिया गया है। नाम क्या है? तो सईबाई, ठीक है। सईबाई यहाँ पर नाम दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संभाजी महाराज के एक सौतेली माँ भी होती हैं, जिनका नाम क्या होता है? जिनका नाम होता है बाबू सोहराबाई, याद रखेंगे। संभाजी महाराज के सौतेली माता का नाम क्या होता है? सोहराबाई। और इनके अपनी माता का नाम क्या होता है? साईबाई, ठीक है। साईबाई यानी कि सईबाई, आप समझ कर रखेंगे, ठीक है। साईबाई नहीं पढ़ेंगे, सईबाई। क्या पढ़ेंगे? सईबाई। संभाजी महाराज के माता जी का नाम सईबाई था और इनका निधन संभाजी महाराज के आयु जब 2.5 वर्ष की होती है तो उसी समय हो जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 6 नंबर, इसमें बाबू कहा गया है संभाजी महाराज के पालन पोषण किसने किया? संभाजी महाराज का पालन पोषण किसने किया था? तो राइट आंसर होगा जीजाबाई। मैंने आप लोगों को बताया ना, संभाजी महाराज के माता जी का जब निधन हो जाता है तो बाबू उसके बाद संभाजी महाराज का पूरा पालन पोषण किसके नेतृत्व में होता है? तो शिवाजी महाराज के माता के नेतृत्व में होता है, यानी कि संभाजी महाराज के दादी के नेतृत्व में होता है। तो राइट आंसर 6 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है संभाजी महाराज अपने दादा के भी करीब थे, उनके दादा का नाम क्या था? बाबू आप लोगों को संभाजी महाराज के दादा का नाम बताना है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि संभाजी महाराज के दादा का नाम क्या था। शिवाजी के पिताजी का जो नाम था वही नाम बाबू संभाजी महाराज के दादा का नाम हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा बताएंगे। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी महाराज। क्या नाम था?
शाहजी महाराज। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी महाराज, तो बाबू यही हो जाएंगे संभाजी महाराज के दादाजी। संभाजी महाराज अपने दादा के भी काफ़ी करीब थे, तो उनके दादा का नाम बताना है तो आप लोग बताना शाहजी महाराज। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर राजा राम महाराज बिल्कुल भी नहीं होगा। राजा राम महाराज कौन थे? तो संभाजी महाराज के सौतेले भाई। जो संभाजी महाराज के सौतेली माँ होती है ना सोहराबाई, उन्हीं के पुत्र कौन होते हैं? तो राजा राम महाराज, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, शिवाजी महाराज कौन होते हैं? तो संभाजी महाराज के बाबू कौन? तो संभाजी महाराज के पिताजी। संभाजी महाराज के पिताजी का नाम होता है शिवाजी महाराज और इनके पिताजी का नाम होता है शाहजी महाराज। शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम होता है शाहजी महाराज। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, इसमें कहा गया है जीजाबाई ने संभाजी महाराज को कौन कौन से जीवन मूल्य सिखाएं। जो संभाजी महाराज के दादी जी होती हैं वो संभाजी महाराज को कौन कौन से जीवन मूल्य सिखाएं, आप लोग बताएंगे। राष्ट्र प्रेम, हिंदवी स्वराज्य, धर्म रक्षा या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर बाबू हमारा जो राइट आंसर होगा 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र प्रेम, हिंदवी स्वराज्य और धर्म रक्षा। राष्ट्र से प्रेम करना, हिंदवी स्वराज्य की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, ये तीनों ही बाबू मूल्य जीजाबाई ने संभाजी महाराज को सिखलाए थे। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। जिस तरीके से जीजाबाई ने अपने पुत्र यानी कि शिवाजी का पालन पोषण किया था, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जीजाबाई ने अपने पोते का भी पालन पोषण किया था। इसी प्रकार से बाबू उन्होंने भी ज्ञान दिया था। जिस प्रकार से ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को दिया था, ठीक है, इसी प्रकार से ज्ञान बाबू उन्होंने अपने पौत्र यानी कि अपने पोते को दिया था। किनको? तो संभाजी महाराज को। कौन कौन सा ज्ञान? तो राष्ट्र प्रेम यानी कि राष्ट्र से प्रेम करना, राष्ट्र पर निछावर करना, राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र के लिए अपने आप में एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, हिंद स्वराज की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, ये सारे जो गुण है वो सिखलाती है जीजाबाई, संभाजी महाराज की दादी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है संभाजी महाराज को गणित, इतिहास, पुराण, रामायण आदि की शिक्षा किसने दी? संभाजी महाराज को गणित, इतिहास, पुराण और रामायण से संबंधित जो शिक्षा है वो देने वाले कौन होते हैं? काशीराम शास्त्री, जीजाबाई, शाहजी महाराज, संताजी घोरपड़े। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो बाबू यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 9 का वो हो जाएगा काशीराम शास्त्री। काशीराम शास्त्री जो हैं वही बाबू संभाजी महाराज को गणित, इतिहास, पुराण, रामायण आदि की शिक्षा देते हैं। उनके नेतृत्व में ही संभाजी महाराज को गणित, इतिहास, पुराण, रामायण से संबंधित शिक्षा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जो उनकी दादी जीजाबाई होती है उनके नेतृत्व में बिल्कुल भी गणित, इतिहास, पुराण, रामायण आदि की शिक्षा नहीं मिलती है। याद रखेंगे काशीराम शास्त्री। काशीराम शास्त्री के नेतृत्व में ही संभाजी महाराज को इन सभी विषयों का ज्ञान होता है, इन सभी पुराणों का ज्ञान होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला जो सवाल है 10 नंबर, इसमें बाबू कहा गया है शिवाजी महाराज ने संभाजी को किस प्रकार की शिक्षा दी थी? बाबू संभाजी महाराज के जो पिताजी हैं शिवाजी महाराज, वो अपने पुत्र संभाजी महाराज को किस प्रकार की शिक्षा देते हैं? राजनीति की, सैन्य और शारीरिक प्रशिक्षण की, धार्मिक अध्ययन की या कूटनीति की? तो सही आंसर होगा यहाँ पर सैन्य और शारीरिक प्रशिक्षण की। ठीक ना, सैन्य और शारीरिक प्रशिक्षण की जो शिक्षा है वो शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी महाराज को देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी महाराज को सैन्य और शारीरिक प्रशिक्षण की शिक्षा देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है बाबू संभाजी महाराज ने कितनी उम्र में संस्कृत ग्रंथ लिखे थे? बाबू
याद रखेंगे, बिल्कुल भी पढ़े नहीं थे, लिखे थे। ठीक है, संभाजी महाराज ने जब संस्कृत ग्रंथ लिखा था, संभाजी महाराज ने अपने जब संस्कृत ग्रंथों की रचना किया था तो उस समय उनकी आयु कितनी थी। मैं यहाँ पर बाबू ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि संभाजी महाराज ने कितने वर्ष की उम्र में संस्कृत ग्रंथ पढ़ा था। पढ़ने की यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लिखने की बात हो रही है। जिस समय बच्चे पढ़ते हैं, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे दोस्तों नादानियाँ करते हैं, उस उम्र में संभाजी महाराज क्या करते हैं, अपना संस्कृत का एक ग्रंथ लिख डालते हैं। और एक ही नहीं बल्कि 4 ग्रंथ लिख डालते हैं। और भी बहुत सारे ग्रंथ होते हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। लेकिन बाबू अगर हम बात करें संभाजी महाराज द्वारा लिखे गए 4 प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का, तो दोस्तों 4 प्रमुख संस्कृत ग्रंथों की रचना वो कर देते हैं। कौन? तो संभाजी महाराज। कितने वर्ष की आयु में? तो बाबू 14 वर्ष की आयु में, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मात्र केवल 14 वर्ष की आयु में ही जो संभाजी महाराज होते हैं वो 4 ग्रंथों की रचना कर देते हैं। वो भी किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। 14 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उस उम्र में संभाजी महाराज 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना कर देते हैं। और ये जो 4 संस्कृत ग्रंथ होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे। पहला बाबू होता है बौद्ध, ठीक है, बौद्ध संस्कृत ग्रंथ। दूसरा होता है बाबू नायिका, ठीक है, नायिका संस्कृत ग्रंथ। तीसरा है बाबू नायिका भेद होगा, नायिका भेद संस्कृत ग्रंथ। और जो तीसरा है वो है आप लोगों का, तीसरा शायद आप लोगों का बाबू हो जाएगा, तीसरा चौथा शायद भूल रहे हैं, मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। ठीक है, तीसरा चौथा हम भूल रहे हैं। एक नायिका भेद था और एक बाबू नखशिखा, याद रखेंगे, नखशिखा ग्रंथ था। ठीक है, नखशिखा था और एक 7 सातक, याद रखेंगे। 4 गो हो गया ना, नखशिखा और 7 सातक, याद रखेंगे। 7 सातक ग्रंथ, नखशिखा ग्रंथ और नायिका भेद ग्रंथ और एगो बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। ये 4 ग्रंथों की रचना उन्होंने संस्कृत ग्रंथों में किया था, संस्कृत भाषा में किया था। तो बाबू याद रखेंगे किस वर्ष की आयु में? तो 14 वर्ष की आयु में। संभाजी महाराज की आयु केवल 14 वर्ष की होती है जिस समय वे 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना कर दिए होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 12 नंबर। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ संभाजी महाराज ने लिखे थे। आइए गया क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ संभाजी महाराज ने लिखे थे? बुद्धभूषण, नखशिख, नायिका भेद या इनमें से सभी? तो बाबू मैंने आप लोगों को अभी मैंने बताया कि जो बाबू बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध यानी कि बुद्धभूषण ग्रंथ, यहाँ पर बुद्धभूषण ग्रंथ है, नखशिख है, नायिका भेद और बाबू एक हो जाएगा और कौन? तो उसका नाम था बाबू, जानते हैं, 7 सातक ग्रंथ, याद रखेंगे। ठीक है, चौथा जो ग्रंथ है संस्कृत में लिखा हुआ उस ग्रंथ का नाम है 7 सातक। 4 ग्रंथ यहाँ पर हो चुके हैं। बुद्धभूषण, याद रखेंगे, भूलना बिल्कुल भी नहीं आप लोग। बुद्धभूषण, नखशिख, नायिका भेद और 7 सातक, इन 4 ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में करने वाले कौन थे मात्र 14 वर्ष की आयु में? तो संभाजी महाराज। तो यहाँ पर 12 का हमारा राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बुद्धभूषण, नखशिख, नायिका भेद, इन सभी की रचना करने वाले कौन थे संस्कृत भाषा में? तो संभाजी महाराज। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है बाबू संभाजी महाराज ने कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था? आप लोगों को बताना है कि संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर
नंबर हो जाएगा सी, 6 भाषाओं का। ऐसे दोस्तों अगर बहुत सारे ग्रंथों को देखा जाए तो बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार, बहुत सारे इतिहास के अनुसार संभाजी महाराज को 6 से अधिक भाषाओं का भी ज्ञान था। यानी कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कहा जाता है कि संभाजी महाराज 20 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। कितने भाषाओं का? 20 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। लेकिन अगर हम बात करें बाबू प्रमुख भाषा का, तो प्रमुख बाबू भाषा 6 ही थे। 6 प्रमुख भाषाओं का ज्ञान उन्हें था। किनको? तो संभाजी महाराज को। 13 के लिए राइट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखेंगे। अगर हम प्रमुख भाषा की बात करें बोली को छोड़कर, ठीक है, आम बोली को छोड़कर अगर हम प्रमुख भाषा की बात करें तो प्रमुख भाषाओं का जो ज्ञान था वो बाबू उनको 6 भाषाओं में था। ठीक है, 6 प्रमुख भाषाओं का ज्ञान संभाजी महाराज को था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर हम अन्य इतिहासों या अन्य बाबू लिखे गए लेखकों या कवियों के ग्रंथों के माध्यम से चलें तो उन्हें 20 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। किनको? तो संभाजी महाराज को। याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है बाबू संभाजी महाराज ने अपना पहला युद्ध कितनी उम्र में लड़ा था? संभाजी महाराज ने जब अपना पहला युद्ध लड़ा था तो उस समय उनकी आयु कितनी थी? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताएंगे बाबू आप लोग? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? बाबू संभाजी महाराज ने अपना पहला जब युद्ध लड़ा था तो उस समय उनकी जो आयु थी, उस समय उनकी जो उम्र थी वो थी 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज ने अपना पहला युद्ध लड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। संभाजी महाराज ने अपना पहला युद्ध, अपनी पहली लड़ाई मात्र केवल 1600 वर्ष की आयु में ही लड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इस लड़ाई में उन्होंने विजय भी प्राप्त किया था। ऐसा कोई युद्ध नहीं था, कोई ऐसा लड़ाई नहीं था जिसमें उन्हें बिल्कुल सफलता नहीं मिली थी, बिल्कुल भी उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई थी। बाबू उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, किसी भी युद्ध में उन्होंने बिल्कुल भी पराजय का मुख नहीं देखा था, पराजय का चेहरा नहीं देखा था। तो सही आंसर यहाँ पर 16 वर्ष होगा। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज अपना पहला युद्ध लड़ते हैं। अगला जो सवाल है 15 नंबर, इसमें कहा गया है संभाजी महाराज ने अपना पहला युद्ध कहाँ लड़ा था? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे बाबू कि संभाजी महाराज जब 16 वर्ष की आयु में अपना पहला युद्ध लड़ते हैं तो वो कहाँ लड़ते हैं? रायगढ़, पुरंदर के किला में, रामनगर में या सिंहगढ़ में? बाबू 15 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? संभाजी महाराज ने अपना पहला युद्ध कहाँ लड़ा था? तो सही आंसर 15 का हो जाएगा रामनगर। कहाँ पर? रामनगर। याद रखेंगे। संभाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में अपना पहला युद्ध रामनगर में लड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रामनगर बिल्कुल भी भूलना नहीं है जी। ठीक है, संभाजी महाराज अपना पहला युद्ध 16 वर्ष की आयु में रामनगर में लड़ते हैं और उस युद्ध में उन्हें सफलता भी मिलती है। कोई ऐसा युद्ध नहीं होता जिसमें संभाजी महाराज को सफलता नहीं मिलती। हर एक युद्ध में बाबू संभाजी महाराज को सफलता मिलती है, उसमें वो विजय प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे ही उन्हें छत्रपति का श्रेय नहीं दिया गया है, ऐसे ही उन्हें बाबू छत्रपति का और साथ ही बाबू धर्मात्मा का श्रेय नहीं दिया गया है। आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 16 नंबर, इसमें बाबू कहा गया है 1675 से 1676 के दौरान, ठीक है, 1675 से 1676 ईस्वी के दरमियान संभाजी महाराज ने किस क्षेत्र में, किस बाबू भाग में सफल सैन्य अभियान चलाए थे? कश्मीर और दिल्ली में, बंगाल और उड़ीसा में, गोवा और कर्नाटक में या फिर पंजाब और गुजरात में? बाबू आप लोगों को भारत के उन राज्यों का नाम बताना है जहां पर 1675 से 1676 ईस्वी के दौरान संभाजी महाराज ने सफल सैन्य अभियान चलाए थे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा और कर्नाटक। गोवा और बाबू कर्नाटक में ही
जो संभाजी महाराज है उन्होंने 1675 से 1676 ईस्वी के दौरान सफल सैन्य अभियान चलाए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर बाबू हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गोवा और कर्नाटक याद रखेंगे। अगला जो सवाल है इसमें बाबू कहा गया है संभाजी महाराज के समय मुगल सम्राट कौन था। संभाजी महाराज के समय मुगल जो सम्राट था वो कौन था, बाबर, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो बाबू आप सभी को पता होगा कि संभाजी महाराज के समय मुगल जो सम्राट था वो था औरंगजेब, जो काफ़ी बाबू कट्टरवादी था, काफ़ी क्रूर था, काफ़ी निरंकुशवादी था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। संभाजी महाराज की मृत्यु का कारण भी कौन होता है, तो औरंगजेब ही होता है। औरंगजेब ही बाबू संभाजी महाराज की हत्या करता है। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। संभाजी महाराज के समय, संभाजी महाराज के शासनकाल में जो मुगल सम्राट होता है वो होता है औरंगजेब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 1675 से 1676 के दौरान संभाजी महाराज के किस क्षेत्र, संभाजी महाराज ने किस क्षेत्र में सफल सैन्य अभियान चलाए थे। तो मैंने आंसर आप लोगों को बताया था गोवा और कर्नाटक। तो बाबू देखिए गोवा और कर्नाटक क्यों होगा, क्योंकि गोवा और कर्नाटक पर पुर्तगालियों का अधिकार था, ठीक है। विदेशी हस्तक्षेप था। जो पुर्तगाल देश है, पुर्तगाल देश में रहने वाले जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के बाबू जो निवासी हैं वो क्या करते हैं कि हमारे भारत देश के दो राज्यों गोवा और कर्नाटक पर अधिकार कर लेते हैं। इन दो जगहों पर बाबू आधिपत्य कर लेते हैं। तो गोवा और कर्नाटक पर जब अधिकार कर लेते हैं वहाँ पर बाबू जब इनका प्रभुत्व हो जाता है, किनका, तो पुर्तगालियों का, ठीक है। पुर्तगालियों का अधिकार बाबू यहाँ पर हो जाता है। पुर्तगालियों का, अंग्रेजों का अधिकार कहाँ पर हो जाता है, तो भारत देश के गोवा और कर्नाटक राज्य में। तो बाबू गोवा और कर्नाटक से पुर्तगालियों को भगाने के लिए ही 1675 से 1676 ईस्वी के दौरान संभाजी महाराज सफल सैन्य अभियान चलाते हैं। और इस सैन्य अभियान के दौरान ही वो क्या करते हैं कि गोवा और कर्नाटक से पुर्तगालियों को भगा देते हैं, अंग्रेजों को भगा देते हैं। क्योंकि जो बाबू मुगल होते हैं वो क्या करते हैं कि पुर्तगाली को सहायता प्रदान करते हैं, और पुर्तगाली भी क्या करते हैं कि मुगलों को सहायता प्रदान करते हैं। पुर्तगाली, अंग्रेज और मुगल ये तीनों मिलकर हमारे भारत पर राज करने वाले होते हैं। इसलिए बाबू जो संभाजी महाराज होते हैं वो क्या करते हैं कि पुर्तगालियों को मुगलों से उनका संबंधी तोड़ देते हैं। जब पुर्तगालियों को सैन्य अभियान के द्वारा, अपने सैन्य शक्ति के द्वारा, अपने युद्धों के द्वारा, अपने बाबू गोरिल्ला युद्धों के द्वारा जब पुर्तगालियों को हरा देते हैं, गोवा और कर्नाटक से पुर्तगालियों को हटाकर उन्हें भगाकर जब गोवा और कर्नाटक पर अपना अधिकार कर लेते हैं, तो मुगलों का बाबू जो पकड़ होता है पुर्तगालियों से वो कमज़ोर हो जाता है। उनकी जो सैन्य शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उनका संबंध, पुर्तगालियों से जो संबंध है वो संभाजी महाराज तोड़ देते हैं उनको युद्ध में हरा कर। किनको, तो पुर्तगालियों और अंग्रेजों को। अंग्रेज तो उतना ज़्यादा मात्रा में तो नहीं थे उस समय, लेकिन पुर्तगाली बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थे, ठीक है। पूरे गोवा और कर्नाटक पर किसका अधिकार था, तो बाबू पुर्तगालियों का ही अधिकार था। गोवा और कर्नाटक को आज़ाद कराने में, उनको स्वतंत्र कराने में अगर किसी का बाबू हाथ था, अगर किसी का योगदान था, तो वो था संभाजी महाराज का। संभाजी महाराज ने गोवा और कर्नाटक को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। तो सही आंसर यहाँ पर आप लोग बाबू ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर अगर आए तो इसमें कहा गया है संभाजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था। बाबू बताएंगे आप लोग, संभाजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था, रुक्मणी बाई, सोयरा बाई, यसुबाई या लक्ष्मी बाई। बाबू संभाजी महाराज की पत्नी का जो नाम था वो था बाबू यसुबाई। क्या नाम था, यसुबाई। सोयरा बाई बाबू इनकी सौतेली माँ होती हैं। कौन होती हैं, सौतेली माँ। संभाजी महाराज की सौतेली माँ का नाम क्या था, यानी कि दूसरी जो माँ है उनका नाम क्या था, तो सोयरा बाई, याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बाबू इनके धर्मपत्नी के,
नाम का, तो उनका नाम था यशुबाई। ठीक है, यशुबाई, यशुबाई राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संभाजी महाराज और यशुबाई द्वारा जन्मे पुत्र का नाम क्या था? तो बाबू क्या नाम था? साहू जी महाराज। याद रखेंगे, साहू जी महाराज। साहू जी या शाहजी दोनों में अंतर है। शाहजी हो जाएंगे संभाजी महाराज के दादाजी और साहू हो जाएंगे संभाजी महाराज के पुत्र, उनका अगला उत्तराधिकारी। ठीक है, अगला जो सवाल है 19 नंबर, इसमें कहा गया है संभाजी महाराज के पुत्र का नाम क्या था? आइए गया, संभाजी महाराज के पुत्र का नाम बताना है। तो संभाजी महाराज के पुत्र का जो नाम है वो क्या है? तो साहू जी महाराज। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया है, संभाजी महाराज के पुत्र का नाम साहू जी महाराज है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। राजा राम महाराज किनका नाम होता है? तो संभाजी महाराज के सौतेले बेटे का नाम होता है। सौतेले बेटे नहीं, सौतेले भाई का नाम। ठीक है, संभाजी महाराज के जो सौतेली माँ होती हैं, जो दूसरी माँ होती हैं बाबू सोयराबाई, उनके ही पुत्र कौन होते हैं? तो राजा राम महाराज। याद रखेंगे। ठीक है, तो अगला जो सवाल है इसमें आते हैं। इसमें कहा गया है संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि किस कारण दी गई? बाबू, संभाजी महाराज अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वराज्य की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने मराठों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो अपनी जान गंवा देते हैं, वो अपना बलिदान दे देते हैं। इसी कारण बाबू उन्हें धर्मवीर की उपाधि दी गई है। वो धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देते हैं, धर्म की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ते हैं, धर्म की रक्षा के लिए अपना कुर्बानी दे देते हैं, अपना बलिदान दे देते हैं। इसीलिए बाबू संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सही का, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, मुगलों के खिलाफ संघर्ष के लिए ये नहीं होगा, मराठा साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये भी नहीं होगा, शिवाजी महाराज के पुत्र होने के कारण ये भी नहीं होगा, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने के कारण। ठीक है बाबू, वो अपने हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देते हैं, बिल्कुल भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। जो औरंगजेब होता है, मुगल शासनकाल का जो सम्राट औरंगजेब होता है, वो बाबू संभाजी महाराज का धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। ठीक है, उस समय जो औरंगजेब होता है वो संभाजी महाराज को धर्म परिवर्तन करने को कहता है। वो उन्हें कहता है कि वो हिंदू धर्म को परिवर्तित करके मुसलमान धर्म को अपना ले, इस्लाम धर्म को अपना ले, लेकिन संभाजी महाराज जो होते हैं वो मना कर देते हैं। वो बाबू मना करके कह देते हैं कि हम मरते दम तक बिल्कुल भी इस्लाम धर्म को नहीं अपनाएंगे, हम अपने धर्म के साथ बिल्कुल भी कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, इसके साथ हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो बाबू इसी पर गुस्से में आकर जो औरंगजेब होता है वो बहुत ही यातनाओं के साथ, ठीक है, संभाजी महाराज को औरंगजेब के द्वारा 21 दिनों तक बहुत ही दोस्तों भयानक यातनाएं दी जाती हैं। भयानक यातनाएं के दौरान ही औरंगजेब उनको अंतिम समय में क्या करता है? मृत्यु बाबू दे देता है। ठीक है, उनके पूरे अंगों को काट देता है, हर एक अंग को काट कर बाबू संभाजी महाराज के हर एक अंग को काट कर वो बिगवा देता है। ठीक है, कहाँ पर? तो भीमा संगम पर। भीमा संगम एक नदी है, वहीं पर बाबू काट कर वो बिगवा देता है। तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वो बलिदान दे देते हैं। इसी कारण संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। धर्मवीर की उपाधि बाबू इसी कारण दी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है संभाजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था? संभाजी महाराज की पत्नी का जो नाम था वो था बाबू यशुबाई। तो मैंने अभी ना बताया जी, संभाजी महाराज की पत्नी का नाम यशुबाई था। प्रश्नवा यहाँ पर 2 बार का रिपीट हो चुका है। यहाँ पर बाबू अभी तुरंत संभाजी महाराज के पुत्र का नाम और यहाँ पर संभाजी महाराज की पत्नी का नाम 2 बार बाबू रिपीट हो चुका है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से आप लोगों का रिवाइजिंग हो गया यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं बाबू। यहाँ पर कहा गया है संभाजी महाराज के बेटे का नाम क्या था? संभाजी महाराज के बेटे का नाम था बाबू क्या? तो साहू। याद रखेंगे, मैंने बताया है आप लोगों को, संभाजी महाराज के बेटे का नाम था साहू जी महाराज। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साहू प्रथम ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है बाबू, संभाजी महाराज का राज अभिषेक किस तारीख को हुआ था?
संभाजी महाराज के जब पिताजी का निधन हो जाता है, संभाजी महाराज का जब पिताजी बाबू मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, जब शिवाजी का निधन हो जाता है तो उसके 2 महीने बाद संभाजी महाराज का राज अभिषेक होता है। तो आपको बताना है बाबू कि संभाजी महाराज का राज अभिषेक कब होता है। बाबू सुनिए, देखिए अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल माह के 1689 ईस्वी को, 1689 नहीं 1680 ईस्वी को, अप्रैल माह में 1680 ईस्वी को शिवाजी महाराज का बाबू निधन होता है। शिवाजी को मार दिया जाता है, शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है। ठीक है, जब अप्रैल माह के 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है तो उसके 2 या 3 महीने के बाद ही संभाजी महाराज को बाबू मराठों के द्वारा राज अभिषेक किया जाता है। शिवाजी महाराज का जो अगला उत्तराधिकारी है वो बनाया जाता है, किनको, तो संभाजी महाराज को। शिवाजी महाराज के बाद अगला उत्तराधिकारी, अगला जो राज अभिषेक है वो किया जाता है संभाजी महाराज को। तो कब किया जाता है, तो 2 महीने के बाद। तो जोड़ लीजिए अप्रैल, मई, जून, मई, जून, जून है जी, जून नहीं है ना, जुलाई, 2-3 महीना के बाद है, जुलाई है ना बाबू, जुलाई। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जुलाई वाला। 20 जुलाई 1680, 20 जुलाई 1680 ईस्वी को ही शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके अगले उत्तराधिकारी के रूप में संभाजी महाराज का राज अभिषेक होता है। कब, तो 20 जुलाई 1680 ईस्वी में। बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे बाबू, ठीक है। हमें पता नहीं है कि कब उनकी मृत्यु होती है, शिवाजी महाराज को बाबू मृत्यु कब दिया जाता है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अप्रैल 1680, अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज का निधन होता है। अप्रैल का जो तिथि है वो पता नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बाबू गूगल पर या अपने किताब के माध्यम से देख लीजिएगा, मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे अभी पता नहीं है कि कितने अप्रैल को शिवाजी महाराज को मारा जाता है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि अप्रैल 1680 ईस्वी को ही शिवाजी महाराज का निधन होता है। और उसके 2-3 महीने बाद आप लोग देखिए के लिए 3 महीने के बाद बाबू, ठीक है। अप्रैल के 3 महीने बाद क्या आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। 2 महीने बाद हम कह सकते हैं, 2-3 महीने बाद जुलाई आता है। तो 20 जुलाई 1680 ईस्वी को ही संभाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है राजा बनने के बाद संभाजी महाराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी। राजा बनने के बाद जब संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया था, जब मराठा साम्राज्य के वो अगला उत्तराधिकारी बन चुके थे, जब बाबू वो राजा बन चुके थे, जब छत्रपति बन चुके थे, तो उसके बाद संभाजी महाराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी। स्वराज रक्षक का, हिंदवी धर्मोद्धारक का, छत्रपति सम्राट का, या मराठा योद्धा का। तो यहाँ पर हमारा 24 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी, हिंदवी धर्मोद्धारक का ना, हिंदवी धर्मोद्धारक का उपाधि धारण की थी। कौन, तो संभाजी महाराज। राजा बनने के बाद संभाजी महाराज हिंदवी धर्मोद्धारक की उपाधि धारण करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। छत्रपति तो वो पहले ही थे, ठीक है। छत्रपति सम्राट जो थे वो बाबू पहले ही थे। राजा बनने से पहले ही उन्हें छत्रपति के रूप में जाना जाता था, क्योंकि बाबू वो कभी भी किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे, वो कभी भी किसी युद्ध में हारे नहीं थे। उनके बाबू युद्ध की जो कौशल, जो बाबू उनकी सीमा थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। उनके पास कौशल ज्ञान भी था, युद्ध का भी ज्ञान था, कूटनीति का भी ज्ञान था, शास्त्रों का भी ज्ञान था, और साथ ही अस्त्रों का भी ज्ञान था, और भाषाओं का भी ज्ञान था। तो बाबू उन्हें छत्रपति का श्रेय क्यों नहीं दिया जाएगा, आप ही बताइए। जब इनके पिताजी बाबू छत्रपति थे तो उनके पुत्र छत्रपति क्यों नहीं होंगे। छत्रपति का जो श्रेय है, छत्रपति का बाबू जो नाम है, जो उपाधि है, वो पहले ही मिल चुका था, ठीक है। जब राज्याभिषेक नहीं हुआ था उसके पहले ही संभाजी महाराज को छत्रपति का श्रेय मिल गया था। लेकिन आपको बताना है कि राजा बनने के बाद संभाजी महाराज को कौन सी उपाधि धारण दी गई थी। संभाजी महाराज को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो सही आंसर होगा हिंदवी धर्मोद्धारक का, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला सवाल है बाबू, संभाजी महाराज ने अपनी सौतेली माँ सोयराबाई के साथ क्या किया था? संभाजी महाराज अपनी सौतेली माँ सोयराबाई के साथ क्या किए थे? उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिए थे, उन्हें नज़रबंद कर दिए थे, उन्हें सम्मानित किया था, या उन्हें दरबार में उच्च पद स्थान दिया था, उच्च पद का स्थान दिया था? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा उन्हें नज़रबंद कर दिया था। उन्हें नज़रबंद कहने का मतलब बाबू यहाँ पर देखिए इसका अर्थ यह हुआ कि सोयराबाई को पता नहीं था कि संभाजी महाराज हम पर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, सोयराबाई बाबू बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि संभाजी महाराज शिवाजी के बाद अगला उत्तराधिकारी बने। अपने पति के बाद अगला उत्तराधिकारी जो है वो अपने पुत्र को बनाना चाहती थी। कौन से पुत्र को? तो राजा राम पुत्र को। राजा राम किसके पुत्र होते हैं? तो सोयराबाई के पुत्र होते हैं। लेकिन ये जो माँ है, जो संभाजी महाराज के सौतेली माँ सोयराबाई है, वो नहीं चाहती थी कि संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के अगला उत्तराधिकारी बने। तो बाबू जब ये बात पता चलती है संभाजी महाराज को, तो वो क्या करते हैं कि वो बाबू जल्दी से मराठा साम्राज्य के वो अगला उत्तराधिकारी बनते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो सोयराबाई है वो अपने बेटे राजा राम को मराठा साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बना देगी, जिसके कारण पूरा का पूरा जो मराठा साम्राज्य होगा वो ध्वस्त हो सकता है, वो पतन हो सकता है, यानी कि गिर सकता है। ठीक है, वो बाबू चाहते थे कि हम ही अगला राजा बने, हम ही अगला सम्राट बने। किस वंश का? तो बाबू यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन आएगा कि संभाजी महाराज किस वंश से संबंध रखते थे, तो आप लोग याद रखिएगा संभाजी जो महाराज थे वो बाबू राजे वंश से अपना संबंध रखते थे। ठीक है, राजे वंश से, छत्रपति नहीं होगा, छत्रपति भोसले वंश से बाबू, भोसले वंश से, गलत बता रहे हैं, भोसले ना, भोसले वंश से। इनके वंश का नाम क्या था? भोसले ना। कैसे वंश होता है? कश्यप वंश होता है, कश्यप वंश होता है, भारद्वाज वंश होता है, अग्रवाल वंश होता है। ठीक इसी प्रकार से बाबू संभाजी महाराज के वंश का नाम क्या था? तो भोसले वंश। तो बाबू भोसले वंश का जो अगला उत्तराधिकारी है वो कौन बनना चाहते थे? तो संभाजी महाराज। देखिए उनका भाई बनता तो उनसे संभाजी महाराज को कोई भी आपत्ति नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन बाबू वो बिल्कुल भी कौशल में पूर्ण नहीं थे। शास्त्र के ज्ञान में, पुराणों के ज्ञान में, कूटनीति के ज्ञान में बिल्कुल भी कौशल पूर्ण नहीं थे। कौन? तो इनके सौतेले भाई राजा राम है। इसीलिए बाबू मराठा साम्राज्य के अगला उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो संभाजी महाराज। और जब ये बन जाते हैं तो उसके बाद पूरा का पूरा ध्यान किस पर रखते हैं? तो सोयराबाई और इनके बेटे पर। ठीक है, वो कुछ भी अगर करती हैं तो उस पर किसका ध्यान होता है? तो संभाजी महाराज का। लेकिन इसके बारे में पता नहीं चलता है किनको? तो सोयराबाई और उनके पुत्र को। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है बाबू, संभाजी महाराज ने किस तरह के प्रजा कल्याण के कार्य किए? संभाजी महाराज ने जिस तरह के प्रजा कल्याण का कार्य किया था आप लोगों को बताना है। करों में कमी करके, जल निकास व्यवस्था सुधार के, निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध करा के, या फिर उपरोक्त सभी। संभाजी महाराज जब अपने पिताजी के बाद अगला उत्तराधिकारी बनते हैं, जब मराठा साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी संभाजी महाराज को बनाया जाता है, संभाजी महाराज को राजा घोषित किया जाता है, तो उस समय बाबू वो अपने प्रजा के कल्याण के लिए उनके करों में कमी कर देते हैं। ठीक है, अपने राज्य के, अपने क्षेत्र के कुल जितने सारे किसान होते हैं उनके करों में कमी कर देते हैं, जल निकास की व्यवस्था में सुधार कर देते हैं, और निःशुल्क बाबू औषधियाँ, निःशुल्क दवाइयाँ बाबू उपलब्ध कराते हैं, ताकि उनके क्षेत्र के जो रोगी लोग हैं, जो रोगी बाबू प्रजा हैं, उनको निःशुल्क दवाई मिल सके। ये सारे व्यवस्थाएं करते हैं, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं बाबू उनके शासनकाल में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, संभाजी महाराज अपने प्रजा के लिए ही जीते थे। ठीक है, वो अपने प्रजा के लिए हित चाहते थे, वो अपने प्रजा के लिए बाबू खुशी चाहते थे कि उनके शासनकाल में उनके प्रजा को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी उनके प्रजा को प्रॉब्लम ना हो, कभी भी उनके शासनकाल में कभी भी बाबू भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न ना हो,
कभी भी उनके शासनकाल में अनाज की कमी ना हो। अनाज की कमी के कारण, भुखमरी के कारण और साथ ही बाबू धन की कमी होने के कारण जो संभाजी महाराज हैं वो क्या करते हैं कि औरंगजेब के एक किले पर आक्रमण कर देते हैं और वहाँ से बहुत सारे बाबू धन उनको प्राप्त होता है। किनको? तो संभाजी महाराज को। संभाजी महाराज जब अपने सैनिकों के साथ औरंगजेब के एक किले पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और उस धन को वो क्या करते हैं, उस धन को बाबू वो अपने क्षेत्रों में लगा देते हैं, अपने क्षेत्रों के सुधार में लगवा देते हैं। और बाबू जिनके पास धन नहीं होता है उनके प्रजा के पास, जो भी उनके शासन क्षेत्र में, उनके नगर में, उनके शासन क्षेत्र में आने वाले कुल जितने सारे प्रजा होते हैं जो बाबू काफ़ी धन से पीड़ित होते हैं, जी काफ़ी उनके पास अपने जीवन यापन करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उन सभी गरीबों में बंटवा दिया जाता है, उन सभी लोगों में उन सभी धनों को बंटवा दिया जाता है। और मराठा भी ज़्यादा बाबू उस समय धनी नहीं थे, ठीक है। जिस समय औरंगजेब का काल था, जिस समय औरंगजेब की चलती थी, जिस समय औरंगजेब बाबू शासन करता था, उस समय औरंगजेब ही धनी था। जितना धनी औरंगजेब था, जितना धनी मुगल थे, उतने धनी बिल्कुल भी मराठा साम्राज्य नहीं थे। उतने बाबू काफ़ी रिच मराठा साम्राज्य नहीं हुआ करते थे, ठीक ना। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोग समझ के रखिएगा। इनकी सैन्य शक्ति भी मुगलों की तुलना में काफ़ी कम थी। अगर मुगल साम्राज्य बाबू लाखों में सैन्य सीमा रखते थे, अगर मुगल साम्राज्य में सैनिकों की संख्या लाखों में होती थी तो बाबू मराठा साम्राज्य में सैनिकों की संख्या हजारों में होती थी। किस में होती थी? हजारों में, ना कि लाखों में। तो आप समझ सकते हैं कि हजार मराठा मिलकर लाखों मुगलों के नाक में दम किए हुए रहते थे। लाखों मुगलों को भगाकर वो रखते थे। कौन? तो बाबू मराठा साम्राज्य। याद रखेंगे ना। अगले सवाल पर आते हैं, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। इसमें कहा गया है संभाजी महाराज ने हिंदू पुनर्निर्माण समिति क्यों बनाई थी? बताएंगे बाबू। संभाजी महाराज ने हिंदू पुनर्निर्माण समिति क्यों बनाई थी? क्योंकि बाबू जो औरंगजेब था वो बहुत सारे हिंदुओं को उनका धर्म परिवर्तन करके इस्लाम पकड़वा दिया था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जो कि औरंगजेब के डर से, औरंगजेब बाबू धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा करना चाहता था और बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहाँ पर औरंगजेब का कब्जा हो चुका था। भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य थे जहां पर औरंगजेब का कब्जा हो चुका था, जहां पर औरंगजेब का कब्जा हो चुका था, जहां पर औरंगजेब की शासन आ गई थी, जहां पर औरंगजेब का सत्ता आ गया था, वहां पर औरंगजेब के जो सैनिक थे, जहां पर औरंगजेब के जो मुगल थे, वो क्या करते थे कि हिंदुओं को जबरदस्ती बाबू उन्हें मारकर, उन्हें यातनाएं देकर उनके धर्म को परिवर्तित करवाते थे। और जो लोग थे, जो हिंदू धर्म के लोग थे, वो डर के कारण वो अपने जान को बचाने के लिए क्या करते थे कि अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते थे। हिंदू धर्म से वो इस्लाम धर्म में वो आ जाते थे। तो बाबू संभाजी महाराज क्या करते थे कि जितने भी उनके क्षेत्र में या फिर आसपास के जो भी क्षेत्र थे या भारत देश के जो भी राज्य थे, उसमें जो भी हिंदू समाज अपने धर्म को परिवर्तित करके इस्लाम धर्म को अपना लेने वाला होता था, तो उसको वो क्या करते थे, पुनः से हिंदू धर्म में लाते थे, ठीक है। पुनः से उसे हिंदू धर्म में लाते थे, पूरे विधि विधान के साथ, पूरे पूजा पाठ के साथ वो इस्लाम धर्म से हिंदू समाज में लाते थे, हिंदू धर्म में लाते थे। कौन? तो संभाजी महाराज। बाबू संभाजी महाराज जब अपने पिताजी के बाद अपने पूरे सत्ता को संभालते हैं तो उस समय अपने क्षेत्र के सभी इस्लाम कहने का मतलब जो बाबू हिंदू भाई, जो हिंदू लोग अपने हिंदू धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, उनके इस्लाम धर्म को छुड़वा कर वो पुनः से हिंदू धर्म पकड़वाते हैं। कौन? तो संभाजी महाराज, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार बाबू पूरे देश में करते हैं, हिंदू धर्म का प्रसारण, हिंदू धर्म का बाबू विकास वो पूरे देश में करते हैं। कौन? तो संभाजी महाराज। संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में जो भी बाबू काम किया है उसे कोई भी कभी भी नहीं भूल सकता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक बाबू ये पीढ़ियाँ रहेंगे, जब तक इस देश के लोग जिंदा रहेंगे, तब तक बाबू संभाजी महाराज द्वारा किए गए इन कामों को, किए गए इनके बलिदानों को, किए गए इनके कार्यों को कभी भी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को वापस हिंदू बनाने के लिए संभाजी महाराज ने हिंदू पुनर्निर्माण समिति इसलिए बनाई थी क्योंकि वे धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः वापस हिंदू में ला सकें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है,
संभाजी महाराज ने किस ब्राह्मण को फिर से हिंदू धर्म में शामिल कराया? बाबू, संभाजी महाराज ने किस ब्राह्मण को फिर से हिंदू धर्म में शामिल कराया था? तो सही आंसर होगा कुलकर्णी ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? कुलकर्णी ब्राह्मण। कुलकर्णी नाम का एक ब्राह्मण होता है बाबू, और वो ब्राह्मण किसके पास जाता है? तो संभाजी महाराज के पास जाता है। संभाजी महाराज पूरे विधि विधान के साथ इस कुलकर्णी ब्राह्मण को क्या करते हैं? इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में लाते हैं। इस्लाम धर्म त्याग कर उसे हिंदू धर्म पकड़वाते हैं, हिंदू धर्म उसे देते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुलकर्णी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि संभाजी महाराज ने किस ब्राह्मण को फिर से हिंदू धर्म में शामिल कराया? तो राइट आंसर होगा कुलकर्णी ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बाबू, संभाजी महाराज ने खानदेश और बुरहानपुर पर हमला क्यों किया? ठीक है, संभाजी महाराज बाबू खानदेश और बुरहानपुर पर हमला करते हैं, और ये दोनों क्षेत्र किसके होते हैं? ये दोनों क्षेत्र औरंगजेब के होते हैं, मुगलों के होते हैं। इन दोनों क्षेत्रों पर किसका अधिकार होता है? तो मुगलों का अधिकार होता है, औरंगजेब का अधिकार होता है। जब बाबू इन दोनों क्षेत्रों पर हमला करते हैं और इन दोनों क्षेत्रों पर हमला करके पूरे के पूरे मराठा मुगलों को हरा कर भाग जाते हैं और इन दोनों क्षेत्रों पर बाबू अधिकार कर लेते हैं, तो वहाँ से उनको बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है, बहुत सारे बाबू सोने और जेवरात की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो मुगल होते हैं वो क्या करते हैं कि खानदेश और बुरहानपुर में बहुत सारे धन इकट्ठा करके रखे होते हैं, तो इन सारे धनों पर किनका अधिकार हो जाता है? तो बाबू मराठों का अधिकार हो जाता है। और इन धन को किस में वितरित कर देते हैं? तो अपने प्रजा के लोगों में वितरित कर देते हैं, अपने क्षेत्र में सुधार के लिए बाबू वो वितरित कर देते हैं, दान के रूप में वो दे देते हैं। कौन? तो संभाजी महाराज। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रजा के लिए खदान और संसाधन प्राप्त करने के लिए। संभाजी महाराज के जब बाबू राज्य में, संभाजी महाराज के राज्य में उनके जब बाबू संभाजी महाराज के राज्य में उनके और साथ ही बाबू उनके पास जब धन की कमी हो गई थी, जब उनके पास अनाज की कमी हो गई थी, अनाज के भंडारण की कमी हो गई थी, तो बाबू उसके बाद वो क्या करते हैं कि खानदेश और बुरहानपुर इन दो क्षेत्रों पर हमला करने की योजना बनाते हैं। और योजना बनाकर वो बाबू हमला भी करते हैं अपने मराठा सैनिकों के साथ, और वे उस पर विजय भी प्राप्त करते हैं। और वहाँ पर जब बाबू वो हमला करके जीतते हैं तो वहाँ से बहुत सारे बाबू अनाज और धन प्राप्त होता है। किनको? तो संभाजी महाराज को। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजा बनने के बाद संभाजी जब सम्राट बनते हैं, जब राजा बनते हैं, जब महाराज बनते हैं मराठा साम्राज्य का, तो उस समय के बाद महाराज बनने के बाद बाबू पहला जो आक्रमण है मुगलों पर, पहला जो आक्रमण है वो करते हैं खानदेश और बुरहानपुर पर। ठीक है, याद रखिएगा, खानदेश और बुरहानपुर। संभाजी महाराज सम्राट बनने के बाद पहला आक्रमण मुगलों के खानदेश और बुरहानपुर के क्षेत्रों पर ही करते हैं। ठीक है, किस उद्देश्य से? तो प्रजा के लिए खदान और संसाधन प्राप्त करने के उद्देश्य से। अगला जो सवाल है 30 नंबर, इसमें कहा गया है बुरहानपुर के आक्रमण में मराठा सेना की संख्या कितनी थी? बाबू जब बुरहानपुर पर मराठों ने आक्रमण किया था तो उस समय मराठाओं की संख्या कितनी थी? 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000? कितनी थी आप लोग बताएंगे। 30 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 20,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बुरहानपुर के आक्रमण में मराठा सेना की संख्या कितनी थी? तो 20,000 सैनिकों ने मिलकर 50,000 से भी अधिक के मराठों 50,000 से अधिक के मुगलों को भगा दिया था। कहाँ से? तो बुरहानपुर से। ठीक है, याद रखेंगे, बुरहानपुर और खानदेश से, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है संभाजी महाराज ने किस राज्य पर हमला करके वहाँ के राजा को मृत्यु दंड दिया? बाबू आप लोगों को उस राजा का नाम बताना है जिसे, नहीं राजा का नाम नहीं बताना है, आप लोगों को बाबू उस स्थान का नाम बताना है, उस राज्य का नाम बताना है जिस पर हमला करके संभाजी महाराज ने राजा को मृत्यु दंड दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर 31 का हो जाएगा हमारा मैसूर। संभाजी महाराज ने भारत के मैसूर राज्य पर हमला करके ही राजा को मृत्यु दंड दिया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है मैसूर के राजा का नाम क्या था जिसे संभाजी महाराज ने हराया? बाबू मैसूर के राजा का जो नाम था वो था बोडियार चिक्कादेव राय। क्या नाम था? बोडियार चिक्कादेव राय। बाबू बोडियार चिक्कादेव राय जो था वो संभाजी महाराज से बहुत ही चिढ़ता था। किससे चिढ़ता था? तो संभाजी महाराज
से संभाजी महाराज के कौशल को देखकर, इनके युद्ध की रणनीति को देखकर, इनके कार्य कौशल को देखकर, वो सारे चीज़ों को देखकर जो मैसूर के राजा थे बोडियार चिक्कादेवराय वो काफ़ी चिढ़ते थे, जलते थे। और इसी जलन के कारण जो बोडियार चिक्कादेवराय होते हैं वो क्या करते हैं कि अचानक ही आक्रमण कर देते हैं मराठों पर। जब मराठों पर अचानक आक्रमण कर देते हैं तो उसके बाद बाबू जो संभाजी महाराज होते हैं वो भी मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। जब मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं, वहाँ के सारे सैनिकों को मार देते हैं, तो उसके बाद बाबू बोडियार चिक्कादेवराय यानी कि मैसूर के राजा को भी वो मृत्यु दंड दे देते हैं। कौन? तो संभाजी महाराज, याद रखेंगे। संभाजी महाराज मैसूर के राजा बोडियार चिक्कादेवराय को मृत्यु दंड देते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों पर हमला क्यों किया था? संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों पर हमला क्यों किया था? उन्हें व्यापार से रोकने के लिए, मुगलों और पुर्तगालियों के गठबंधन को खत्म करने के लिए, पुर्तगाली सेना को हराने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर देखिए 33 का जो सही आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुगलों और पुर्तगालियों के गठबंधन को खत्म करने के लिए। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता चुका है, ठीक है। मुगल और पुर्तगाली ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही भारत पर अधिकार करना चाहते थे, भारत पर बाबू राज करना चाहते थे। इसलिए जो संभाजी महाराज है वो मुगल और पुर्तगाली को एक दूसरे से अलग करना चाहते थे, ठीक है, इनके गठबंधन को तोड़ना चाहते थे। इसलिए संभाजी महाराज गोवा और कर्नाटक पर जाकर पुर्तगाली पर हमला कर देते हैं और वहां से पुर्तगालियों को भगा देते हैं। और इस प्रकार से मुगलों और पुर्तगालियों के बीच का जो गठबंधन होता है वो बाबू टूट जाता है। यहाँ पर अगला सवाल है दोस्तों, पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध में संभाजी महाराज ने क्या किया? यहाँ पर आप लोगों को सही आंसर बताना है, ठीक है। पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध में संभाजी महाराज ने क्या किया था? पुर्तगाली खजाने और हथियारों पर कब्जा किया, पुर्तगाली जनरल ऑफिसरों को मृत्युदंड दिया, उनके किलों को ध्वस्त कर दिया, या उपरोक्त सभी? तो बाबू राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पुर्तगाली के खिलाफ युद्ध में संभाजी महाराज ने पुर्तगाली खजाने और हथियारों पर कब्जा भी किया था, पुर्तगाली जनरल ऑफिसरों को मृत्युदंड भी दिया था और साथ ही उनके किलों को ध्वस्त भी कर दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, संभाजी महाराज ने कितने युद्ध लड़े थे? संभाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे? तो राइट आंसर होगा 120। संभाजी महाराज अपने पूरे जीवन काल में बाबू 120 से भी अधिक युद्ध लड़े थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर आप लोग 120 ही समझ कर रखिएगा, 120 युद्ध लड़े थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अगला सवाल है, संभाजी महाराज की युद्ध रणनीति कैसी थी? संभाजी महाराज की युद्ध रणनीति कैसी थी बाबू? तो सही आंसर होगा गुरिल्ला युद्ध। कैसी युद्ध? तो बाबू गुरिल्ला युद्ध। संभाजी महाराज की युद्ध की जो रणनीति थी वो थी गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध, सीधी टक्कर वाली रणनीति, समुद्री युद्ध, ये तीनों ही होगा, ठीक ना। गुरिल्ला युद्ध, सीधी टक्कर वाली रणनीति, समुद्री युद्ध, ये तीनों ही हो जाएंगे सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 36 का। 37 नंबर सवाल है, संभाजी महाराज को किस मुगल बादशाह ने धोखे से बंदी बनाया? आप लोगों को बताना है बाबू कि संभाजी महाराज को किस मुगल बादशाह ने धोखे से बंदी बनाया? तो राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब मुगल बादशाह ने ही संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है बाबू, संभाजी महाराज को कितने दिनों तक यातनाएं दी गई? तो सही आंसर होगा 21 दिन। संभाजी महाराज को औरंगजेब के द्वारा 21 दिन तक भयानक यातनाएं दी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 21 दिन आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है बाबू, संभाजी महाराज को कहां पर यातनाएं दी गई? संभाजी महाराज को जहां पर यातना दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, आप लोगों को उसका स्थान बताना है। तो सही आंसर 39 का होगा बाबू तुलापुर। तुलापुर में ही संभाजी महाराज को भयानक यातनाएं दी गई थी। तो राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तुलापुर में ही संभाजी महाराज को औरंगजेब के द्वारा भयानक यातना दी गई थी। 40 नंबर सवाल है, संभाजी महाराज की मृत्यु किस तारीख को हुई थी? संभाजी महाराज की मृत्यु बाबू औरंगजेब के द्वारा किस तारीख को हुई थी? 11 मार्च 1689 को, 19 फरवरी 1674 को, 14 मार्च 1657 को, या फिर
20 मार्च 1695 को बाबू देखिए जो संभाजी महाराज हैं वो सम्राट बनने के बाद 1681 से सम्राट बनने के बाद 1681 से 1689 तक राज्य करते हैं। कब तक राज करते हैं? 1681 से 1689 तक राज करते हैं और 1689 में ही उनका निधन हो जाता है। तो यहाँ पर बाबू हमारा राइट आंसर होगा 11 मार्च 1689। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर अगला सवाल है, संभाजी महाराज ने मुगलों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए कहाँ गुप्त बैठक बुलाई थी? संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत देश से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए जहाँ पर गुप्त बैठक बुलाई थी, गुप्त का मतलब होता है छिपी हुई बैठक, जिसके बारे में केवल मुगलों को ही जिसके बारे में केवल मराठों को ही पता था, मुगलों को बिल्कुल भी पता नहीं था। ठीक है, मराठों को छोड़कर किसी को भी पता नहीं था। और उसी बैठक में बाबू उनके बहनोई भी होते हैं। कौन? तो उनके बहनोई। बाबू संभाजी महाराज को मरवाने में, संभाजी महाराज को मुगलों के हाथे पकड़वाने में किसका योगदान होता है? तो बाबू इनके बहनोई का योगदान होता है। बहनोई जो होता है वही क्या करता है? वही बाबू संभाजी महाराज के साथ छल करता है। इनके साथ छल करके क्या करता है कि संभाजी महाराज को मुगलों के हाथे पकड़वा देता है। वो बता देता है कि संभाजी महाराज गुप्त बैठक किए हैं और गुप्त बैठक में संभाजी महाराज जो भी बातचीत करते हैं अपने मराठा सेनाओं के साथ, अपने मराठा दोस्तों के साथ, अपने मराठा सेनापतियों के साथ, वो सारे बातें बाबू जो उनका बहनोई है वो मराठा को नहीं, जो मुगल होते हैं उनको बता देते हैं। मुगल का जो सेनापति होता है मुकरब खान, ठीक है, मुकरब जो खान होता है, मुगलों का सेनापति जो मुकरब खान होता है उसे वो बता देता है और इस प्रकार से मुकरब खान संभाजी महाराज को पकड़ लेता है और उसे वो किले में बंद कर देता है। और वहाँ पर बाबू औरंगजेब के द्वारा 21 दिनों तक इनको भयानक यातनाएं दिया जाता है धर्म परिवर्तन करने के लिए, मराठा साम्राज्य का पतन करने के लिए। ठीक है, लेकिन बाबू भयानक यातनाएं मिलने के बावजूद भी जो संभाजी महाराज होते हैं वो बिल्कुल भी अपना जो संभाजी महाराज होते हैं वो बिल्कुल भी बाबू अपना जो धर्म परिवर्तन है वो नहीं करते हैं, अपने धर्म से बिल्कुल भी भटकते नहीं हैं, अपने सत्य से बिल्कुल भी भटकते नहीं हैं, बलिदान दे देते हैं, मर जाते हैं, अपना शरीर को अंग अपने शरीर के अंग कटवा लेते हैं, लेकिन बाबू बिल्कुल भी अपने सत्य से विचलित नहीं होते हैं, अपने धर्म से विचलित नहीं होते हैं, अपने स्वाभिमान से विचलित नहीं होते हैं। ठीक ना? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा गुप्त बैठक के लिए ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर रायगढ़ है ना। 41 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू संगमेश्वर होगा, संगमेश्वर। संभाजी महाराज ने मुगलों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए कहाँ गुप्त बैठक बुलाई थी? तो 41 का राइट आंसर बाबू संगमेश्वर होगा। संगमेश्वर में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल 42 नंबर, इसमें कहा गया है गन्नो जी सिरके कौन थे? गन्नो जी सिरके कौन थे? तो बाबू 42 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संभाजी महाराज के बहनोई। यही होता है मरवाने वाला। कौन? तो गन्नो जी सिरके। गन्नो जी सिरके ही संभाजी महाराज को पकड़वाने में बाबू क्या करते हैं? पकड़वाने में उनके साथ छल करते हैं, संभाजी महाराज के साथ है। तो 42 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, संभाजी महाराज के बहनोई का नाम क्या था? गन्नो जी सिरके, याद रखेंगे जी। अगला सवाल है, गन्नो जी सिरके ने किसके साथ विश्वासघात किया? तो संभाजी महाराज के साथ। गन्नो जी सिरके ने संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया था। तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है बाबू, गन्नो जी सिरके ने मुगलों के किस सरदार को संभाजी महाराज की गुप्त बैठक की सूचना दी थी? तो मुकरब खान, मैंने बतेबे किया, मुकरब खान को सूचना दी थी। गन्नो जी सिरके ने मुगलों के मुकरब खान सरदार को संभाजी महाराज की गुप्त बैठक की सूचना दे दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसके कारण मुकरब खान बाबू संभाजी महाराज और इनके सेनापतियों को पकड़ पाने में सफल हो पाया था। इनके सलाहकारों को पकड़ पाने में, इनके दोस्तों को, संभाजी महाराज समेत इनके दोस्तों को पकड़ पाने में सफल हो पाया था। अगला सवाल है 45 नंबर, संभाजी महाराज के पास उस समय कितने सैनिक थे? जिस समय बाबू संभाजी महाराज
जिस समय संभाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ रुके हुए थे संगमेश्वर में, उस समय उनके पास कितने सैनिक थे? तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 200, ठीक ना। 200 सैनिक है। सारे सैनिक को बाबू वो भेज दिए थे, सारे सैनिकों को वो भेज दिए थे और अपने पास केवल 200 सैनिक रखे थे। कौन? तो संभाजी महाराज। सैनिक उनके पास कम थे और जो बाबू मुगल थे उनकी संख्या लाखों में थी, मुगलों की संख्या लाखों में थी। और इस प्रकार से बाबू संभाजी महाराज धोखे से मुगलों के हाथे पकड़े जाते हैं, मुगलों के हाथे किले में बंद हो जाते हैं, मुगलों के हाथे बहुत सारे जो मराठा हैं वो मारे जाते हैं। तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, संभाजी महाराज के साथ गिरफ्तार होने वाले उनके मित्र और सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर होगा कवि कलश। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि कलश। संभाजी महाराज के साथ गिरफ्तार होने वाले जो उनके मित्र हैं और जो सलाहकार हैं वो हैं कवि कलश। जिस प्रकार से बाबू जिस प्रकार से अकबर सारे सलाह बीरबल से लिया करते थे, ठीक है, इसी प्रकार से संभाजी महाराज सारे सलाह बाबू किससे लिया करते थे? तो कवि कलश से। कवि कलश सलाहकार और प्रिय मित्र किसके थे? तो संभाजी महाराज के। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, मुगलों ने संभाजी महाराज और कवि कलश को कब बंदी बनाया? जिस समय मुगलों ने धोखे से संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बनाया था, आप लोगों को वो समय बताना है। तो राइट आंसर 47 का यहाँ पर हमारा होगा बाबू 10 जनवरी 1689। 10 जनवरी 1689 ईस्वी को मुगलों ने संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बनाया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है बाबू, मुगलों ने संभाजी महाराज और कवि कलश को कहाँ बंदी बनाया था? तो राइट आंसर 48 का हो जाएगा संगमेश्वर में। संगमेश्वर में ही बाबू रुके हुए थे। कौन? तो बाबू संभाजी महाराज और उनके सलाहकार और सेनापति और बहुत सारे मराठा, ठीक है, ये सभी रुके हुए थे। संभाजी महाराज अपने सलाहकार कवि कलश के साथ 200 सैनिक लिए हुए संगमेश्वर में रुके हुए थे और वहीं पर मुगलों द्वारा वो पकड़े जाते हैं। तो राइट आंसर 48 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मुगलों ने संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए कितने सैनिक भेजे थे? तो राइट आंसर 49 का हो जाएगा 10,000 सैनिक भेजे थे। कितने सैनिक है? 10,000। कहाँ 200 सैनिक है, ठीक है, कहाँ 200 मराठा और कहाँ 10,000 बाबू मुगल। तो बताइए बाबू यहाँ पर कितना लड़ेंगे? अगर बाबू यहाँ पर देखिए वो लड़ भी लेते हैं, लेकिन धोखे से संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है, धोखे से छल से संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है। 10,000 सैनिक पर 200 मराठा सेना, 200 मराठा बाबू जो सेना है वही काफ़ी थे, लेकिन धोखे से संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है। अगला जो सवाल है 50 नंबर, इसमें कहा गया है संगमेश्वर में हुई झड़प में संभाजी महाराज की सेना ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? संगमेश्वर में हुई झड़प में संभाजी महाराज की सेना ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो सही आंसर यहाँ पर 50 का हमारा हो जाएगा बाबू मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 51 नंबर में बाबू, मुगलों द्वारा पकड़े जाने के बाद संभाजी महाराज को सबसे पहले कहाँ ले जाया गया था? मुगल जब संभाजी महाराज को पकड़ लिए थे धोखे से छल से, तो उसके बाद मुगल संभाजी महाराज को कहाँ ले गए थे? तो राइट आंसर 51 का यहाँ पर हमारा बाबू हो जाएगा बहादुरगढ़ के किले में लेकर गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहादुरगढ़ के किले में, याद रखेंगे। अगला सवाल है बाबू, संभाजी महाराज और कवि कलश को अंत में किस स्थान पर ले जाया गया? संभाजी महाराज और कवि कलश को अंत में, ठीक है, बहादुरगढ़ के बाद संभाजी महाराज और कवि कलश को अंत में जिस स्थान पर ले जाया गया उस स्थान का नाम क्या है? तो सही आंसर होगा तुलापुर में ले जाया गया और वहीं पर बाबू संभाजी महाराज और कवि कलश को 21 दिनों तक भयानक यातनाएं औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा तुलापुर, ठीक है। देखिए संभाजी महाराज को पकड़कर मुगल पहले लेकर गए थे बहादुरगढ़ के किले में और उसके बाद फिर लेकर गए थे तुलापुर में, ठीक है, तुलापुर के किले में। अगला सवाल है, औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने जीवित रहने के लिए कौन सी शर्तें रखी? औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने जीवित रखने के लिए
3 शर्तें रखी थी। तो यहाँ पर बाबू देखिए, यहाँ पर 3 शर्तें कौन है? 3 शर्तें में से पहला शर्त हमें लगता है कि पहला है इस्लाम स्वीकार करना, दूसरा शर्त है मराठा साम्राज्य मुगलों को सौंपना, और तीसरा शर्त है मुगल गद्दारों का नाम बताना। तो यहाँ पर बाबू तीनों शर्त यहाँ पर दे चुका है। याद रखेंगे, औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने जीवित रहने के लिए 3 शर्तें रखा था। पहला इस्लाम स्वीकार करना, दूसरा मराठा साम्राज्य मुगलों को सौंपना, और तीसरा मुगल गद्दारों का नाम बताना। और ये तीनों बाबू नहीं बताते हैं। कौन? तो संभाजी महाराज। इन तीनों में से कोई भी वो नहीं बताते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल है, संभाजी महाराज को अपमानित करने के लिए किस प्रकार की सजा दी गई? तो बाबू देखिए, संभाजी महाराज को अपमानित करने के लिए सबसे पहले उन्हें जोकर के कपड़े पहनाए गए, फिर ऊँट पर बांध कर उन्हें घुमाया गया, फिर लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंके। तो इस प्रकार से सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों ही राइट आंसर होगा। संभाजी महाराज को पहले बाबू पूरे मुगलों के सामने उनको अपमानित किया गया था। क्या करके? तो जोकरों के कपड़े पहनाकर, ऊँट पर बंधवा कर, घुमाकर, और साथ ही उन पर कीचड़ और गोबर फेंकवा कर, इन सभी चीज़ों से उन्हें पहले अपमानित किया गया था। उसके बाद उन्हें 21 दिनों तक भयानक यातनाएं दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है बाबू, संभाजी महाराज को मुगल सेना ने किस नदी के संगम पर यातनाएं दी? संभाजी महाराज को मुगल सेना ने जिस नदी के संगम पर यातनाएं दी, आपको उस नदी का नाम बताना है। तो राइट आंसर होगा बाबू भीमा भामा इंद्रियाणी। भीमा भामा इंद्रियाणी संगम पर। ठीक है, भीमा भामा इंद्रियाणी नदी के संगम पर ही संभाजी महाराज को मुगल सेना ने यातनाएं दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 56 नंबर सवाल है, मुगलों ने संभाजी महाराज को यातनाएं देने के लिए सबसे पहले क्या किया? मुगलों ने संभाजी महाराज को यातनाएं देने के लिए सबसे पहले क्या किया था? उनके नाखून उखाड़ दिए, उनकी जीभ काट दी, उनके हाथ काट दिए, या उनके आंखें निकाल दी? तो बाबू देखिए, मुगलों ने संभाजी महाराज को यातनाएं देने के लिए सबसे पहले उनके नाखून उखाड़े थे। क्या किए थे? नाखून उखाड़े थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, पहले नाखून उखाड़े थे, उसके बाद जीभ काटी थी, उसके बाद हाथ कटवा दिए थे, और तब उसके बाद बाबू सलाखे से, ठीक है, सलाखे से तब उसके बाद संभाजी महाराज के दोनों आंखें फोड़ दिया गया था। इतने भयानक यातनाएं देकर मुगलों ने संभाजी महाराज को मृत्यु दिया था। तो बाबू समझ कर रखेंगे। अगला सवाल है 57 नंबर में, संभाजी महाराज ने किस शब्द का जाप करते हुए अत्याचार सहा? मुगलों द्वारा किए गए अत्याचारों को संभाजी महाराज ने किस शब्द का जाप करते हुए सहा था? तो राइट आंसर होगा जगदम्बा जगदम्बा। ठीक है, जगदम्बा जगदम्बा। अगर बाबू आप लोग संभाजी महाराज से संबंधित बहुत सारे अगर आप लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप लोग दोस्तों संभाजी महाराज से जुड़े जानकारियों को याद करना अगर चाहते हैं, तो संभाजी महाराज पर बना जो फिल्म छावा है उसे आप लोग जरूर से देखिएगा। मुझे पता है कि आप लोग देख भी लिए होंगे। अगर आप छावा मूवी देखे होंगे तो बहुत सारे आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता भी होगा। ठीक है, संभाजी महाराज मुगलों द्वारा दिए गए तनाव को सहते सहते किस शब्द का जाप करते थे? तो जगदम्बा जगदम्बा। जगदम्बा उनकी आराध्य देवी थी। किनकी? तो संभाजी महाराज की। संभाजी महाराज की आराध्य देवी कौन थी? तो जगदम्बा जगदम्बा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आराध्य देवता कौन थे? तो हर हर महादेव, यानी कि महादेव थे। आराध्य देवता थे महादेव और आराध्य देवी थी माँ जगदम्बा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर सवाल है, औरंगजेब ने गुस्से में आकर संभाजी महाराज की किस इंद्रियों को काटने का आदेश दिया? बापू औरंगजेब बार बार कहता था कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम बता दो कि मुगलों के कौन से मुगलों जो मुगल में जो मतलब थे ना बाबू, जैसे कि मुगल क्या तो कहा जाता है ना, हाँ, छल करने वाले जो गद्दार होते हैं मुगलों में, उनके क्या नाम है वो पूछना चाहता था औरंगजेब। और साथ ही पूरे मराठा जितना सारा मराठा साम्राज्य था उस पर वो कब्जा करना चाहता था। और फिर जो दोस्तों इंपॉर्टेंट जो चीज़ था वो था धर्म परिवर्तन करना। कुछ पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन औरंगजेब जब भी आता था संभाजी महाराज के पास, वो केवल यही पूछता था कि तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं,
तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं। लेकिन बाबू हर बार उनका जवाब क्या होता है संभाजी महाराज का, तो बाबू हर बार संभाजी महाराज का जवाब नहीं होता है। तो इस जवाब को सुन सुनकर उनके मुख से इस जवाब को सुन सुनकर औरंगजेब काफ़ी गुस्से में आ जाता है और काफ़ी गुस्से में आकर वो क्या करता है कि संभाजी महाराज का जो जबान है, जो जिह्वा है, जो जीभ है, वो बाबू कटवा देता है, कटवा कर बाहर निकलवा देता है। तो सही आंसर होगा जीभ, याद रखेंगे। औरंगजेब ने गुस्से में आकर संभाजी महाराज के जीभ इंद्रियों को काटने का आदेश दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 नंबर सवाल है बाबू, संभाजी महाराज को अंततः किस प्रकार की मृत्यु दी गई। तो सही आंसर यहाँ पर 59 का हो जाएगा हमारा, शरीर के टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, संभाजी महाराज को अंत में सारे शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे। संभाजी महाराज के सारे शरीर के टुकड़े अंत में कर दिए गए थे और उस शरीर के टुकड़े को बाबू कहाँ फेंक दिया गया था, तो भीमा नदी के संगम पर, याद रखेंगे। तुलापुर के भीमा नदी के संगम पर संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े को फेंक दिया गया था। तो 59 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठों ने क्या किया। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठों ने क्या किया था बाबू, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मुगलों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष शुरू किया। ठीक है ना, मुगलों से संधि कर ली, बिल्कुल भी नहीं। मराठा साम्राज्य खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। पुर्तगालियों से सहायता मांगी, बिल्कुल भी नहीं। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठों ने मुगलों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष शुरू किया। और बाबू देखिए, केवल मराठा ही नहीं थे, बल्कि मराठा के साथ और भी हिंदू भाई थे। भारत देश के बहुत सारे हिंदू भाई मराठा समाज के साथ, मराठा सैनिकों के साथ मिले हुए थे और ये सभी मिलकर ही संभाजी महाराज का बदला लिए थे। किससे, तो बाबू मुगलों से। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है 61 नंबर, इसमें कहा गया है संभाजी महाराज को कौन सी उपाधि दी गई। संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी गई थी, याद रखेंगे। किसका उपाधि, तो धर्मवीर की उपाधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, संभाजी महाराज के बलिदान का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सही आंसर होगा, मराठा और अन्य हिंदू मुगलों के खिलाफ एकजुट हुए। जब संभाजी महाराज का बलिदान हुआ था, जब उन्होंने अपना जान निछावर किया था अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, तो बाबू उसके बाद मराठा और अन्य हिंदू जो राज्य हैं वो बाबू मुगलों के खिलाफ एकजुट हो गए थे, एकमत हो गए थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। पूरा मराठा साम्राज्य, पूरा हिंदू समाज एक साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, मुगलों से बाबू वो बदला लिए थे। ठीक ना, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, संभाजी महाराज को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन थे। संभाजी महाराज को सबसे ज़्यादा जो प्रिय थे वो थे शिवाजी महाराज, याद रखेंगे। कौन थे, शिवाजी महाराज। आओ तो बस 5 मिनट। कौन थे बाबू, शिवाजी महाराज, याद रखेंगे। संभाजी महाराज अपने पिताजी से बहुत ही प्रेम करते थे। तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 64 नंबर सवाल है, संभाजी महाराज को किस विषय में गहरी रुचि थी। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए, युद्ध नीति, धर्म और साहित्य, प्रशासन और राजनीति, इन तीनों में ही संभाजी महाराज को विशेष रुचि थी, गहरी रुचि थी, बहुत ही दोस्तों गहन रुचि थी। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ना, आप लोग याद रखेंगे। 65 नंबर सवाल में कहा गया है, संभाजी महाराज का राज अभिषेक कहाँ हुआ था। संभाजी महाराज का जो राज अभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 65 के लिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा बाबू वो होगा रायगढ़ किला। रायगढ़ के किला में ही संभाजी महाराज का राज अभिषेक हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 66 नंबर सवाल है बाबू, संभाजी महाराज का राज अभिषेक कब हुआ था, कब हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पर 1680 होगा, 1681 होगा। 66 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1681 नहीं 1680। हाँ, जिस वर्ष उनके पिताजी का निधन हुआ था उसी वर्ष बाबू संभाजी महाराज का राज अभिषेक भी हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1681। मैंने अभी बता भी चुका है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, 67 नंबर सवाल है, संभाजी महाराज को हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है। संभाजी महाराज को हिंदवी स्वराज यानी हिंदी स्वराज की रक्षा के लिए किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है
है बाबू, तो 67 के लिए राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा धर्मवीर उपाधि। किस उपाधि से? धर्मवीर उपाधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, संभाजी महाराज ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? संभाजी महाराज ने सबसे पहले खानदेश के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, मैंने आप लोगों को बता चुका है, ठीक है। तो राइट आंसर 68 का बाबू ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिस पर किसका अधिकार था? जिस पर मुगलों का अधिकार था। अगला सवाल 69 नंबर में, संभाजी महाराज की सेना ने बुरहानपुर, खानदेश और बुरहानपुर पर कितने सैनिकों के साथ आक्रमण किया था? तो मैंने बताया था बाबू 10,000 सैनिकों के साथ। 69 का यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10,000 नहीं 20,000 सैनिकों के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संभाजी महाराज की सेना ने बुरहानपुर पर कितने सैनिकों के साथ आक्रमण किया था? तो 20,000 मराठों के साथ, 20,000 दोस्तों मराठा सैनिकों के साथ संभाजी महाराज ने मुगलों पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 नंबर सवाल है, संभाजी महाराज के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? तो राइट आंसर होगा मुगल। संभाजी महाराज के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जो था वो था मुगल। 70 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 नंबर सवाल है बाबू, यहाँ पर बोला गया है, एक सेकेंड, 71 नंबर सवाल है, खानदेश विजय के बाद संभाजी महाराज ने किस राज्य पर आक्रमण किया? जब खानदेश पर संभाजी महाराज ने आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसके बाद संभाजी महाराज ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो मैसूर। मैंने बतेबे किया, मैसूर के राजा को बाबू वो मृत्युदंड भी दिए थे, क्योंकि मैसूर का राजा जो था वो बहुत ही बाबू उनसे चिढ़ता था, जलता था, ईर्ष्या करता था। और बाबू मैसूर के राजा ही सबसे पहले मराठों पर आक्रमण करता है, इसलिए मराठों की रक्षा के लिए जो बाबू संभाजी महाराज होते हैं वो मैसूर पर आक्रमण करते हैं और उस वहाँ के जो राजा होते हैं उसे वो मृत्युदंड देते हैं। तो राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 71 के बाद 72 नंबर में कहा गया है, संभाजी महाराज के शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण विभाग बनाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर 72 का हो जाएगा हमारा हिंदू पुनर्निर्माण समिति। आप सभी जानते हैं कि इस समिति में जो हिंदू इस्लाम धर्म को अपना लिए थे उन्हें पुनः से हिंदू धर्म दिलवाया जाता था, ठीक है। इस समिति के तहत जो भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में आ गए थे उन हिंदुओं को पुनः से इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में लाया जाता था। किस नीति के तहत? तो हिंदू पुनर्निर्माण समिति के तहत, ठीक है। और यह समिति किसका बनाया हुआ था? तो बाबू संभाजी महाराज के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, मुगलों को व्यापार में मदद करने के कारण संभाजी महाराज ने किस यूरोपीय शक्ति पर आक्रमण किया था? तो सही आंसर होगा पुर्तगाली। किस पर? तो पुर्तगालियों पर आक्रमण किया था, ठीक है। जो पुर्तगाली थे बाबू वो सहायता करते थे किनकी? तो मुगलों की। मुगलों के व्यापार करने में मदद कौन करते थे? मुगलों को व्यापार करने में मदद पुर्तगाली करते थे, इसलिए पुर्तगालियों पर आक्रमण कौन किए थे? तो संभाजी महाराज। 73 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 74 नंबर सवाल है बाबू, संभाजी महाराज को धोखे से पकड़वाने वाला उनका सगा रिश्तेदार कौन था? तो गन्नौजी सिर के, जो कि बहनोई था। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पता है ना आप लोगों को बाबू, जो संभाजी महाराज का बहनोई होता है गन्नौजी सिर के, वही संभाजी महाराज को मुगलों के हाथे पकड़वाता है। अगला सवाल है 75 नंबर में, मुगलों ने संभाजी महाराज को कब बंदी बनवाया? तो सही आंसर यहाँ पर राइट आंसर 75 का हो जाएगा 1689 ईस्वी में मुगलों ने संभाजी महाराज को बंदी बनाया था। अगला जो सवाल है 76 नंबर, इसमें कहा गया है, औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करवाने के लिए औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करवाने के लिए क्या क्या यातनाएं दी? तो नाखून उखाड़े, जीभ काटी, गरम सलाखे से आंखें फोड़ी। बाबू औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करवाने के लिए नाखून भी उखाड़े थे, जीभ भी कटवाई थी और साथ ही गरम सलाखों से उनकी आंखों को भी फोड़ दिया गया था। इतने सारे भयानक यातनाएं 21 दिनों तक के संभाजी महाराज और उनके जो सलाहकार कवि कलश थे उनको दिया गया था। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 77 नंबर, इसमें कहा गया है, संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा सेना का जो नेतृत्व करने वाले थे उनका जो नाम था बाबू वो क्या था? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 77 नंबर पूछा गया ना, तो राजा राम महाराज ना, इनके सौतेले भाई,
ठीक है। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा सेना का नेतृत्व करने वाले राजा राम महाराज होते हैं, इनके सौतेले भाई होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 78 नंबर सवाल है बाबू, मराठों ने संभाजी महाराज के बलिदान के बाद किस मुगल किले पर हमला किया? तो सही आंसर 78 का हो जाएगा यहाँ पर रायगढ़ का किला। मराठों ने संभाजी महाराज के बलिदान के बाद रायगढ़ के किले पर हमला किया था, क्योंकि इस किले पर किसका अधिकार था? तो बाबू मुगलों का अधिकार था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रायगढ़ के किले पर मराठों ने हमला करके इस किले को मुगलों से आज़ाद करवाया था। तो याद रखेंगे, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 79 नंबर सवाल है, संभाजी महाराज को किस नदी के किनारे यातनाएं देकर मारा गया था? तो राइट आंसर होगा भीमा नदी। भीमा नदी के किनारे ही बाबू संभाजी महाराज को यातनाएं देकर मारकर उनके पूरे शरीर को काटकर बिगा गया था, भीमा नदी के किनारे। और इन सभी अंगों को बाबू कौन देखे थे? तो मराठे देखे थे। जो मराठा सैनिक थे, जो मराठे बाबू, उनके वंशज के जो लोग थे वो देखे थे इनके कटे हुए अंगों को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 नंबर सवाल है बाबू, संभाजी महाराज के बलिदान से किस साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ? तो मुगल साम्राज्य, क्योंकि मुगल साम्राज्य से बदला लेंगे कौन? तो मराठा साम्राज्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मुगल साम्राज्य के शासक जो औरंगजेब है वो यह सोच रहा था कि जब संभाजी महाराज मर गए हैं ना, तो पूरा का पूरा जो मराठा साम्राज्य होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, वो टूट जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, मराठा साम्राज्य और भी मजबूत हो गया, मराठा साम्राज्य और भी आगे बढ़ता गया। मराठा साम्राज्य में और भी सारे मराठे दोस्तों आते गए और भी हिंदू साम्राज्य के लोग इसमें मिलते गए, शामिल होते गए। और इस प्रकार से मराठा साम्राज्य बहुत ही विशाल सैनिक बना लिया था, बहुत ही विशाल सैन्य समर्थन वाला एक अपना साम्राज्य बना लिया था और मुगल को भगाने में वो बाबू सफल हो पाया था। ठीक है, चलिए 81 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है संभाजी महाराज के सबसे प्रमुख सेनापति कौन थे? तो राइट आंसर 81 का हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू डी ना, उपरोक्त सभी। संभाजी महाराज के सबसे प्रमुख सेनापति शांताजी घोरपड़े, धानाजी जाधव, प्रताप राव गुर्जर, ये तीनों ही थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। संभाजी महाराज के सबसे प्रमुख सेनापति शांताजी घोरपड़े, धानाजी जाधव, प्रताप राव गुर्जर, ये तीनों ही थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 82 नंबर सवाल है बाबू, संभाजी महाराज के शासनकाल में मराठों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? संभाजी महाराज के शासनकाल में मराठों की सबसे बड़ी जो ताकत थी वो थी बाबू गुरिल्ला युद्ध। कौन सा युद्ध? गुरिल्ला युद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर 82 का होगा, आप लोग याद रखिएगा। 83 नंबर सवाल है बाबू, संभाजी महाराज को किस मुगल सेनापति ने धोखे से बंदी बनवाया था? तो मुकर्रब खान ने। किसने? मुकर्रब खान ने। संभाजी महाराज को मुकर्रब खान ने ही धोखे से बंदी बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 84 नंबर सवाल है बाबू, संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद किसने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली? तो उनके सौतेले भाई राजा राम महाराज ने। 84 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 85 नंबर सवाल है, संभाजी महाराज का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो राइट आंसर 85 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा मराठा साम्राज्य का विस्तार, हिंदू धर्म की रक्षा, मुगलों से कड़ा संघर्ष है बाबू। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा योगदान मराठा साम्राज्य का विस्तार भी था, हिंदू धर्म की रक्षा भी था और मुगलों से कड़ा संघर्ष भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ना, याद रखिएगा। 86 नंबर सवाल में कहा गया है, संभाजी महाराज की हत्या के बाद मुगलों ने किस किले पर कब्जा कर लिया था? तो रायगढ़ का किला ना। 86 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। संभाजी महाराज की हत्या के बाद मुगलों ने रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था। अगला सवाल है 87 नंबर, इसमें कहा गया है संभाजी महाराज की पत्नी और पुत्र को किसने बंदी बनाया था? तो 87 का राइट आंसर यहाँ पर होगा जुल्फिकार खान। याद रखेंगे। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके पत्नी और पुत्र को, पत्नी का नाम क्या था? तो यशुबाई। पुत्र का नाम क्या था? तो साहू नाम था ना। तो पत्नी और पुत्र को बंदी बनाने वाला जो बाबू मुगल था वो कौन था? मुगल जो सेनापति था उसका नाम था जुल्फिकार खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 88 नंबर सवाल है, संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति कौन बने? तो सही आंसर होगा बाबू राजा राम महाराज। ये कई बार क्वेश्चन आ गया है जी, एक क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो चुका है। अगला का सवाल है यहाँ पर 89 नंबर में, मुकर्रम खान को औरंगजेब ने किस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा कोल्हापुर और
कोल्हापुर और कोंकण। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मुकरब खान जो था बाबू वो कोल्हापुर और कोंकण क्षेत्र का गवर्नर था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 90 नंबर सवाल है, मराठों ने मुकरम खान की सेना को कब घेर लिया था? मराठों ने मुकरम खान की सेना को कब घेर लिया था? तो 90 का सही आंसर होगा दिसंबर 1689 ईस्वी में। दिसंबर 1689 ईस्वी को ही मराठों ने मुकरम खान की सेना को पूरी तरीके से घेर लिया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। मुकरम खान की सेना को मौत के घाट उतार दिया था किन्होंने? तो मराठों और हिंदू समाज के दोस्तों सेनानियों ने। अगला जो सवाल है 91 नंबर, इसमें कहा गया है मुकरम खान की सेना पर हमला करने वाले मराठा सेनानायक कौन थे? मुकरम खान की सेना पर हमला करने वाले मराठा जो सेनानायक थे उनका नाम था बाबू बाजीराव से पेशवा शांताजी घोरपड़े। शांताजी घोरपड़े। 91 का बाबू राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शांताजी घोरपड़े। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संभाजी महाराज के बाद पूरा का पूरा जो मुगल सेनापति थे, पूरा का पूरा जो मुगल थे, पूरा का पूरा जो मुगल साम्राज्य था वो बाबू शांताजी घोरपड़े से डरा करता था, क्योंकि शांताजी घोरपड़े बहुत ही खूंखार थे। वो मुगलों को मारने में बिल्कुल भी सोचते नहीं थे, वो उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। कौन? तो शांताजी घोरपड़े। कभी भी अगर मुगल नदी के किनारे अपने घोड़ों को पानी पिलाने आते थे तो पानी में बाबू उन्हें शांताजी घोरपड़े का चेहरा दिखाई देता था। वो डरते थे अपने घोड़े को नदी के किनारे पानी पिलाने से भी। उनके नाम से पूरे मुगल साम्राज्य में दहशत थी। किनके नाम से? तो शांताजी घोरपड़े के नाम से। जिस प्रकार से संभाजी महाराज के नाम से पूरे मुगल साम्राज्य में दहशत हुआ करता था, पूरे मुगल साम्राज्य डरा करते थे, औरंगजेब डरा करता था, ठीक इसी प्रकार से बाबू संभाजी महाराज के निधन के बाद शांताजी घोरपड़े से पूरा मुगल साम्राज्य और साथ ही औरंगजेब भी डरा करता था, क्योंकि शांताजी घोरपड़े काफी दोस्तों क्रूर थे। वो मारने में बिल्कुल भी सोचते नहीं थे। उनको दोस्तों बस शांताजी घोरपड़े का केवल एक ही उद्देश्य था, पूरे मुगल साम्राज्य को बर्बाद करना, भारत देश से मुगलों को उखाड़कर फेंक देना। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 92 नंबर सवाल में कहा गया है मराठों ने मुकरम खान के साथ क्या किया? मराठों ने मुकरम खान के साथ क्या किया था? तो बाबू उसे युद्ध में मार गिराया। ठीक है ना, युद्ध में उसे मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 नंबर सवाल है बाबू मुकरम खान की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में घायल होने के बाद जंगल में तड़प तड़प कर मरा। जब मुकरम खान मराठों के द्वारा युद्ध में पूरी तरीके से घायल हो जाता है और मुकरम खान की सेना जब उसे जंगल में लेकर भाग जाती है तो बाबू जंगल में ही मुकरम खान की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। 94 नंबर सवाल है मुकरम खान की मौत के बाद मराठों का मनोबल कैसा था? मुकरम खान की मौत के बाद मराठों का जो मनोबल था वो बाबू और बढ़ गया था। 94 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बाबू ए। ठीक ना, मुकरम खान की जब मृत्यु हो चुकी थी तो उस समय बाबू वो संभाजी महाराज का बदला ले लिए थे, क्योंकि संभाजी महाराज की मृत्यु का कारण कौन होता है? तो मुकरम खान ही होता है। मुकरम खान ही उनको कैद करता है, धोखे से पकड़ता है। अगर मुकरम खान संभाजी महाराज को नहीं पकड़ता तो संभाजी महाराज बिल्कुल भी औरंगजेब के हाथ में नहीं आते, उसके द्वारा बिल्कुल भी किले में बंद नहीं होते, औरंगजेब द्वारा दिए गए तनाव को वो नहीं सहते। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुकरम खान की जब मृत्यु होती है तो उस समय पूरे मराठों में बाबू जो खुशी है वो बढ़ जाती है, जो बाबू बदला लेने का इनके अंदर जो आक्रोश होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 95 नंबर सवाल में कहा गया है संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब की क्या स्थिति हो गई थी? बाबू संभाजी महाराज की जब हत्या हुई थी उसके बाद औरंगजेब की जो स्थिति हुई थी वो हुई थी क्या? तो बाबू सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 95 का सही आंसर हो जाएगा वह मराठों से डरकर भागने लगा। वह मराठों से डरकर भागने लगा क्योंकि पूरे मराठा पूरे मुगलों से बदला लेने के लिए वो बाबू निकल पड़े थे। पूरे मराठा दोस्तों पूरे के पूरे जो मराठा साम्राज्य था वो मुगलों से बदला लेने के लिए निकल पड़ा था। सारे मुगलों को ढूंढ कर वो मारते थे। कौन? तो मुगल साम्राज्य के सेनापति और उस पूरे के पूरे हिंदू सेनानी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 95 का।
98 नंबर सवाल है, औरंगजेब मराठों से डरकर कहाँ छिप गया था? तो सही आंसर होगा सह्याद्री की पहाड़ियों में। औरंगजेब मराठों से डरकर सह्याद्रियों की पहाड़ियों में छिप गया था। तो 96 का सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 97 नंबर सवाल है, मराठों ने औरंगजेब को कितने वर्षों तक संघर्ष करने पर मजबूर किया? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा 27 वर्ष। औरंगजेब को 27 वर्षों तक संघर्ष करने पर मजबूर किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। मराठों ने औरंगजेब को 27 वर्षों तक संघर्ष करने पर मजबूर किया था बाबू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, यानी कि महाराष्ट्र के एक जगह पर, महाराष्ट्र के जिस जगह पर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसी जगह का नाम है औरंगाबाद। लेकिन आज बाबू उस जगह का नाम औरंगाबाद से बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। कौन सा नगर? संभाजी नगर, याद रखेंगे, संभाजी नगर कर दिया गया है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आधुनिक समय में औरंगाबाद का जो नाम है वो बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। किसके डर से? तो बाबू मुगलों के डर से। 99 नंबर सवाल है, मराठों के खिलाफ लगातार युद्ध के कारण औरंगजेब की क्या स्थिति हो गई थी? तो बाबू सही आंसर यहाँ पर 99 का हो जाएगा, वह मानसिक रूप से कमजोर हो गया। मराठों के खिलाफ लगातार युद्ध के कारण औरंगजेब की क्या स्थिति हो गई थी? वह मानसिक रूप से कमजोर हो गया था। सही है, वह मानसिक रूप से भी कमजोर हो गया था क्योंकि औरंगजेब बुढ़ा हो गया था। वह आर्थिक रूप से कंगाल हो गया था क्योंकि सारे बाबू धन पर, सारे उसके धन पर, सारे उसके किलों पर, सारे उसके धन दौलत और पूरे शोहरत पर बाबू, पूरे बाबू जितने सारे सोना चांदी जेवरात थे, पूरे दोस्तों उसके पूरे दोस्तों उसके जेवरात पर किसका अधिकार हो गया था? तो मराठों का अधिकार हो गया था। वो थक हार कर मराठों से शांति की गुहार लगाने लगा। ये तीनों हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी 99 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा ना। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। 100 नंबर सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या हो गई? औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या हो गई थी? तो बाबू इसका राइट आंसर होगा कमजोर पड़ने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जो साम्राज्य था वो कमजोर पड़ने लगा और एक स्थिति ऐसा आया कि पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य ही खत्म हो गया हमारे इस भारत देश से। पूरे मुगल साम्राज्य का ही पतन हो गया हमारे इस भारत देश से। मुगल साम्राज्य का नामो निशान मिट गया हमारे इस भारत देश से। तो राइट आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर बी 100 का होगा। देखिए एक क्वेश्चन और है, आप लोग याद रखिएगा। संभाजी महाराज से जो औरंगजेब था वो बाबू इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था, इतना वो चिढ़ गया था कि उसने बाबू कसम खा ली थी कि जब तक मैं संभाजी महाराज को नहीं मारूंगा तब तक मैं अपना सिर मोड़ नहीं पहनूंगा। सिर मोड़ जो मुकुट होता है ना, मुकुट, उसे वो उतार दिया था। जो औरंगजेब था बाबू वो अपने सिर मुकुट को, सिर मोड़ वाला जो मुकुट है उसे वो उतार कर रख दिया था और कसम खा लिया था। वो बाबू कसम खा लिया था, वो कसम खाकर बाबू वो प्रण ले लिया था कि जब तक मैं संभाजी महाराज को नहीं मारूंगा तब तक मैं सिर मोर बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। इसलिए जो औरंगजेब होता है वो अपने सिर से सिर मोर वाला जो मुकुट होता है उसे उतार कर रख देता है। और जब संभाजी महाराज को वो मारता है, जब संभाजी महाराज को बाबू धोखे से पकड़ कर मार देता है, तभी जाकर वो अपने सिर पर सिर मोर का मुकुट पहनता है। तो इसे भी समझ कर रखना। तो बाबू इस वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मराठा साम्राज्य के संभाजी महाराज से संबंधित टोटल 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न विस्तार पूर्वक मैंने आप लोगों को बताया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप लोग दोस्तों संभाजी महाराज से प्रेम करते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय भवानी, ठीक है, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल भी आप लोग बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी एक नए स्वतंत्रता सेनानी वाले महापुरुष के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।